वेलकम बैक टू DM Bhatt ग्रुप ट्यूशन, अ प्लेस फॉर ऑल दी रैंकर्स। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में एट द थिएटर नाम का हमारा जो यूनिट नंबर 4 था उसको कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 4 तक जितने भी इम्पॉर्टेंट MCQs है, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं यूनिट नंबर 1 लैंडस्केप से। यहाँ पे हमें फर्स्ट MCQ दिया गया है, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम वाटर डांस। यानी कि जो वाटर डांस पोएम थी लैंडस्केप्स के चैप्टर में, उसके पोएट कौन है। तो जब आपने वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें बोला था कि ये जो वाटर डांस नाम की हमारी जो पोएम है, उनके जो पोएट है उनका नाम है थॉमस लॉकर। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो आंसर बन जाता है थॉमस लॉकर। ओके, चलिए अभी हम सेकेंड नंबर डिस्कस करेंगे। आई एम द थंडर हेड, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। यानी कि ये जो सेंटेंस दिया गया है उसमें कौन से फिगर ऑफ स्पीच है वो हमें बतानी है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन ए एंटीथेसिस। एंटीथेसिस तब होता है कि जब कोई सेंटेंस में दो ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं। ओके, तो यहाँ पे कोई ऑपोजिट वर्ड नहीं है तो ये एंटीथेसिस नहीं है। बट अब अगर हम ऑप्शन डी को देखने जाए तो वो है पर्सोनिफिकेशन। यहाँ पे जो एक इनएनिमेट थिंग है उसको कंपेयर किया गया है एक ह्यूमन एक्शन से। तो यानी कि इसीलिए हमारा ये जो सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है उसका आंसर बन जाता है पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, चलिए अब थर्ड नंबर पे मूव ऑन करते हैं। आई राइज इन टू द एयर एंड देन आई डिसअपियर, आई एम द डैश। ओके, यहाँ पे ऑप्शन ए हमें दिया गया है रेनबो, ऑप्शन बी दिया गया है मिस्ट, ऑप्शन सी दिया गया है स्टॉर्म एंड ऑप्शन डी दिया गया है हमें रेन। तो यहाँ पे ये थर्ड नंबर का आंसर हमारा बन जाता है मिस्ट। ओके, मिस्ट ही एक ऐसी चीज़ है, अगर आप वाटर साइकिल को समझते हैं अच्छे से, तो मिस्ट ही एक ऐसी चीज़ है जो राइज करती है हवा में धीरे धीरे और बाद में वो धीरे धीरे डिसअपियर हो जाती है। तो ये जो चीज़ है वो हमें रिलेट करती है मिस्ट के साथ। फिर फोर्थ नंबर देखते हैं। एवर सिंस द वर्ल्ड बिगेन आई हैव बिन मूविंग इन एन एंडलेस सर्कल, हु एम आई। ओके, यहाँ पे हमें एक सेंटेंस दिया गया है और उस पर से हमें आइडेंटिफाई करना है कि गिवन ऑप्शंस में से कौन सा राइट आंसर है। यहाँ पे ऑप्शन ए हमें दिया गया है वाटरफॉल, ऑप्शन बी दिया गया है लेक, ऑप्शन सी दिया गया है रेन एंड ऑप्शन डी हमें दिया गया है माउंटेन स्ट्रीम। यहाँ पे हमारा आंसर बन जाता है रेन। ओके, रेन जो वर्ल्ड बिगिन हुआ था तब से एंडलेस सर्कल में मूव कर रही है। मैंने आपको पोएम एक्सप्लेन करते वक्त भी बताया था। चलिए अब जो है हम फिफ्थ नंबर पे मूव ऑन करते हैं। फिफ्थ और सिक्स्थ देख लेते हैं एक बार। आई ब्लाइंड द स्काई विथ लाइटनिंग, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। ओके, आई ब्लाइंड द स्काई विथ लाइटनिंग। तो अब हमें इस सेंटेंस में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज़ होगी उसको बताना है। ऑप्शन ए हमें दिया गया है पर्सोनिफिकेशन। तो जैसा कि आप सेंटेंस में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट जो है उसको एक ह्यूमन एक्शन की चीज़ दी गई है। तो यानी कि इसीलिए हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन ए बन जाएगा, जिसका नाम है पर्सोनिफिकेशन। ओके, तो चलिए टिक कर लेते हैं पर्सोनिफिकेशन को। यस, फिर सिक्स्थ नंबर का देख लेते हैं MCQ। हाई अबव द अर्थ इन द ब्लू स्काई, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट फिगर ऑफ स्पीच। ओके, यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच अप्लाई नहीं हो सकती वो हमें आइडेंटिफाई करनी है। ऑप्शन ए दिया गया है टॉटोलॉजी, ऑप्शन बी दिया गया है एंटीथेसिस, ऑप्शन सी हमें दिया गया है रिपीटेशन और ऑप्शन डी हमें दिया गया है पर्सोनिफिकेशन। ओके, तो देख लेते हैं इसमें क्या आता है। तो चलिए अब यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये टॉटोलॉजी है या नहीं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें 2 वर्ड्स दिए गए हैं। एक वर्ड है हमारा हाई अबव और दूसरा हमारा है इन द ब्लू स्काई, हाई अबव द अर्थ इन द ब्लू स्काई। तो ये दोनों जो है वो सेम मीनिंग ही बना रहे हैं, तो यानी कि ये टॉटोलॉजी तो है। ओके, फिर ऑप्शन बी एंटीथेसिस देख लेते हैं। एंटीथेसिस में एक कंडीशन को सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी रहता है कि जो हमारा सेंटेंस है उसमें दो ऑपोजिट वर्ड्स एक साथ आने चाहिए। तो क्या आपको इस सेंटेंस में कोई ऑपोजिट वर्ड्स दिख रहे हैं? मुझे तो नहीं दिख रहे। तो यानी कि ये एंटीथेसिस तो बिल्कुल नहीं है, तो ये जो है हमारा इनकरेक्ट वन बन जाता है। चलिए दूसरे करेक्ट क्यों है वो भी हमें डिस्कस करना ज़रूरी रहता है, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। ओके, रिपीटेशन। तो यहाँ पे देखिए द वर्ड जो है वो रिपीट हो रहा है 2 बार, तो यानी कि ये रिपीटेशन भी है और ये पर्सोनिफिकेशन भी है, क्योंकि यहाँ पे एक इनएनिमेट चीज़ जो है उसको वो ह्यूमन जैसा बिहेव कर रही है, ऐसा यहाँ पे दिखाया गया है। तो यानी कि ये पर्सोनिफिकेशन भी है। तो यानी कि ये जो एंटीथेसिस है वो हमारा ऑप्शन करेक्ट बन जाता है।
तो ये 6th नंबर का ऑप्शन बी हमारा करेक्ट वन बन जाता है। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं, 7th नंबर पे मूव ऑन करते हैं। सम पीपल से दैट आई एम वन थिंग, अदर्स से दैट आई एम मैनी, पिक आउट द इनकरेक्ट फिगर ऑफ स्पीच। यहाँ पे इस लाइन में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच को वो सेटिस्फाई नहीं करता वो हमें बताना है यहाँ पे। तो चलिए उसका भी देख लेते हैं। तो चलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमें दिया गया है मेटाफर। तो हाँ, ये जायज़ सी बात है कि ये मेटाफर तो ज़रूर से बनेगा, क्योंकि यहाँ पे इस सेंटेंस में हमें एक चीज़ दी गई है कि मैं एक हूँ और मैं अनेक हूँ। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट कंपैरिजन दिखाई गई है, तो इसीलिए ये जो ऑप्शन ए है वो हमारा करेक्ट वन बन जाता है। ठीक है, तो मेटाफर तो सही है। बाद में रिपीटेशन। ओके, रिपीटेशन हमें दी गई है, तो एक बार रिपीटेशन का देख लेते हैं कि ये रिपीटेशन है कि नहीं। सम पीपल से दैट आई एम वन थिंग, अदर्स से दैट आई एम मैनी। तो यहाँ पे से दैट जो वर्ड है वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, 2 मिनट, यस, तो ये रिपीटेशन भी बन जाता है। बाद में ऑप्शन सी हमें दिया गया है एंटीथेसिस। तो मुझे नहीं लगता कि ये एंटीथेसिस है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऑपोजिट वर्ड यूज़ नहीं किए गए, तो यानी कि ये एंटीथेसिस नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट बन जाता है। ओके, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव ऑन करते हैं। समटाइम्स आई कैस्केड और आई टम्बल डाउन ओवर द मॉस कवर्ड रॉक्स, हु एम आई। तो यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है और उस पे से हमें आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे वाटर के कौन से फॉर्म के बारे में बात की गई है। तो वाटर का कौन सा ऐसा फॉर्म है जो कभी कभी कैस्केड करता है, जो कभी कभी टम्बल करता है। टम्बल यानी कि रोल डाउन करना। ओके, ओवर द मॉस कवर्ड रॉक्स यानी कि जिन जो पत्थरों पे एल्गे होती है वहाँ से वो पसार करता है। तो वाटर का कौन सा फॉर्म है जो ये सारी सिचुएशंस में से बाहर आता है। हु एम आई। ऑप्शन ए हमें दिया गया है लेक, ऑप्शन बी दिया गया है रिवर, ऑप्शन सी दिया गया है माउंटेन स्ट्रीम और ऑप्शन डी दिया गया है मिस्ट। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर बन जाता है। ऑप्शन सी में लिखा गया है माउंटेन स्ट्रीम। ओके, तो माउंटेन स्ट्रीम हमारा करेक्ट आंसर बन जाता है। बाद में हमें 9th नंबर में दिया गया है आई विंड थ्रू ब्रॉड गोल्डन वैलीज एंड एम जॉइंड बाय स्ट्रीम्स एंड क्रीक्स, आई एम द ब्लैंक। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है लेक, ऑप्शन बी दिया गया है हमें माउंटेन स्ट्रीम, ऑप्शन बी दिया गया है रिवर, ऑप्शन सी दिया गया है माउंटेन स्ट्रीम और ऑप्शन डी हमें दिया गया है सी। तो चलिए इसका भी आंसर देख। तो इसका आंसर बन जाता है हमारा ऑप्शन बी जो है रिवर। ओके, चलिए टिक कर लेते हैं इसको। यस, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर बन जाता है। चलिए अब आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ब्लैंक सेज आई पास थ्रू अ गेटवे ऑफ हाई स्टोन पेलिसेड्स। ऑप्शन ए इज द रिवर, ऑप्शन बी द लेक, ऑप्शन सी द क्लाउड एंड ऑप्शन डी द सी। इसका आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर हमारा बन जाता है ऑप्शन डी द सी। ओके, तो चलिए इसे भी टिक कर लेते हैं। 1 मिनट, यस, द सी जो है वो हमारा आंसर बन जाता है। चलिए अब थोड़ा सा आगे मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे हमें 11 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है आई ग्रो एवर वाइडर ब्रॉडर एंड डीपर। ओके, तो इसका एक बार हम देख लेते हैं ऑप्शंस क्या दिए गए हैं इसमें। ऑप्शन ए हमें दिया गया है टॉटोलॉजी, ऑप्शन बी हमें दिया गया है पर्सोनिफिकेशन, ऑप्शन सी हमें दिया गया है इंटरनल राइम और ऑप्शन डी हमें दिया गया है ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे हमें इस सेंटेंस में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच आती है उसके बारे में हमें बताना है। तो इसका आंसर है वो हम एक बाय एक चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है टॉटोलॉजी। तो ये टॉटोलॉजी तो ज़रूर से बनता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये हमें बोला गया है आई ग्रो एवर वाइडर ब्रॉडर एंड डीपर। तो चाहे वो वाइडर हो या ब्रॉडर हो तो दोनों का मीनिंग तो सेम ही होता है, तो इसलिए टॉटोलॉजी तो है ही। फिर सेकेंड ऑप्शन हमें दिया गया है पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ पे ये पर्सोनिफिकेशन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक इनएनिमेट थिंग जो है उसको एक ह्यूमन हैबिट दी गई है, इसलिए ये पर्सोनिफिकेशन भी बन जाता है। बाद में हमें ऑप्शन सी इंटरनल राइम दी गई है, तो ऑब्वियस है कि ये इंटरनल राइम भी बनता है क्योंकि यहाँ पे वाइडर दिया गया है, ब्रॉडर दिया गया है और डीपर भी दिया गया है। तो यहाँ पे जो ER का साउंड है ना वो हर जगह आ रहा है। तो जब एक ही सेंटेंस में अलग अलग राइमिंग्स वर्ड्स होते हैं तो उसी को हम इंटरनल राइम बोलते हैं, तो इसलिए ये इंटरनल राइम भी है। तो यानी कि ये तीनों ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी हमें ऑल ऑफ दिस का दिया गया है, तो राइट ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाता है ऑप्शन डी। देखिए हो गया टिक। ओके,
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर में हमें दिया गया है ग्रोइंग हैवियर, ग्रोइंग डार्कर, रिटर्निंग। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। यहाँ पे इस लाइन में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है वो हमें आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन ए दिया गया है इंटरनल राइम, ऑप्शन बी दिया गया है रिपीटेशन, ऑप्शन सी दिया गया है टॉटोलॉजी एंड ऑप्शन डी हमें दिया गया है बोथ ए एंड बी। तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमें इंटरनल राइम दिया गया है, तो क्या इस सेंटेंस में आपको राइमिंग वर्ड्स दिख रहे हैं? भाई मुझे तो दिख रहे हैं। यहाँ पे हैवियर है, फिर डार्कर है, तो यहाँ पे भी ई आर वाला जो साउंड है ना वो हमें रिपीट हो रहा कहीं ना कहीं दिख रहा है। तो यानी कि जब एक ही सेंटेंस में राइमिंग वर्ड्स दिखते हैं तो वो जायज़ है कि इंटरनल राइम तो होगा ही। बाद में हमें ऑप्शन बी दिया गया है रिपीटेशन, तो यहाँ पे आपको रिपीटेशन भी आराम से दिख जाएगा। देखिए ग्रोइंग वर्ड जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो ये फिगर ऑफ स्पीच रिपीटेशन भी हमारी बन जाती है। बाद में हमें ऑप्शन सी टॉटोलॉजी दी गया है, तो यहाँ पे मुझे कोई सिमिलर वर्ड्स तो दिख नहीं रहे, तो मुझे नहीं लगता कि ये टॉटोलॉजी है। और ऑप्शन डी हमें दिया गया है बोथ ए एंड बी, तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वो बन जाता है बोथ ए एंड बी। ओके, जो इंटरनल राइम भी है ये सेंटेंस और ये सेंटेंस रिपीटेशन भी है, तो हमारा आंसर ऑप्शन डी बन जाता है। चलिए आगे देखते हैं। स्टॉर्म्स कम, स्टॉर्म्स पास, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। यहाँ पे स्टॉर्म्स कम, स्टॉर्म्स पास नाम का जो हमें सेंटेंस दिया गया है उसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच हम अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे वो पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया गया है रिपीटेशन, ऑप्शन बी दिया गया है एंटीथेसिस, ऑप्शन सी दिया गया है पर्सोनिफिकेशन और ऑप्शन डी दिया गया है ऑल ऑफ दिस। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले ऑप्शन ए डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए हमें दिया गया है रिपीटेशन, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टॉर्म्स, स्टॉर्म्स वर्ड 2 बार रिपीट हो रहा है, तो यानी कि ये रिपीटेशन तो ज़रूर से है। बाद में हमें ऑप्शन बी दिया गया है एंटीथेसिस, एंटीथेसिस भी ये ज़रूर से बन जाता है क्योंकि कम और पास ये दोनों अपोजिट वर्ड्स हैं जो एक ही लाइन में यूज़ किए गए हैं, तो यानी कि ये फिगर ऑफ स्पीच एंटीथेसिस भी है, ये सेंटेंस एंटीथेसिस भी बनता है। ओके, फिर ऑप्शन सी हमें दिया गया है पर्सोनिफिकेशन, तो ये पर्सोनिफिकेशन भी है क्योंकि यहाँ पे एक इनएनिमेट थिंग स्टॉर्म को कंपेयर किया गया है ह्यूमन एक्टिविटी से। ह्यूमंस कम करते हैं, ह्यूमंस पास करते हैं, ओके, ह्यूमंस आते जाते रहते हैं, पर स्टॉर्म्स को ये ह्यूमन थिंग के साथ कंपेयर किया गया है, तो इसीलिए ये पर्सोनिफिकेशन भी बनता है। तो इसी के कारण हमारा ऑप्शन डी जो है वो आंसर बन जाता है ऑल ऑफ दिस, यानी कि ये सारी फिगर ऑफ स्पीच हम इस सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। चलिए 14 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। द थंडर हेड राइजेज अप फ्रॉम, ऑप्शन ए द वॉल्स ऑफ द माउंटेन, ऑप्शन बी द ग्लीमिंग टावर्स, ऑप्शन सी द डिस्टेंट सीज, ऑप्शन डी द ट्रेम्बलिंग अर्थ। इसका आंसर आ जाता है ऑप्शन ए हमारा आंसर बन जाता है द वॉल्स ऑफ द माउंटेन, यानी कि द थंडर हेड राइजेज अप फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द माउंटेन्स। फिर 50 नंबर का हम जो क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं। आई एम काउंटलेस ड्रॉपलेट्स ऑफ रेन लेफ्ट फ्लोटिंग इन द साइलेंट एयर, हु इज आई हियर। तो यानी कि ये जो हमें सेंटेंस दिया गया है उसमें आई कौन है। ओके, तो हमें ऑप्शंस जो दिए गए हैं वो एक बार हम रीड कर लेते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है क्लाउड, ऑप्शन बी दिया गया है रेनबो, ऑप्शन सी दिया गया है रेन, ऑप्शन डी दिया गया है हमें माउंटेन स्ट्रीम। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा आंसर बन जाता है, ऑप्शन बी है रेनबो, तो यानी कि इसका राइट आंसर है हमारा रेनबो। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें यूनिट नंबर 2 मैन्स रिलेशनशिप विथ एनिमल्स के एमसीक्यूज दिए गए हैं, तो चलिए उन्हें भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। 1 नंबर, व्हेन द अरब वाज वुंडेड हिज हॉर्स कॉट हिज डैश बिटवीन हिज टीथ एंड बॉट हिम होम। ऑप्शन ए कोट, ऑप्शन बी बेल्ट, ऑप्शन सी टर्बन, ऑप्शन डी जैकेट। तो इसका आंसर आ जाता है हमारा ऑप्शन बी बेल्ट। ओके, ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट आंसर बन जाता है। फिर हमें सेकंड नंबर में दिया गया है ब्लैंक न्यू प्रिंस एडवर्ड स्ट्रीट ऑफ मॉन्ट्रियल बेटर देन एनी अदर पर्सन। ऑप्शन ए जोसेफ, ऑप्शन बी जैक्स, ऑप्शन सी पियर डुपिन, ऑप्शन डी मैनेजर ऑफ द मिल्क कंपनी। इसका आंसर बन जाता है हमारा ऑप्शन सी। ओके, पियर डुपिन हमारा आंसर बन जाता है क्योंकि यहाँ पे पर्सन की बात की गई है, तो पियर डुपिन ही हमारा आंसर बनता है। चलिए थर्ड नंबर देख लेते हैं।
The splendid combination are the words used in the story A Secret for Two for blank. A. Pierre and Joseph, Pierre and Jacques. Option B. Jacques and the manager of the milk company. Option C. Joseph and Pierre. Option D. Jacques and the ambulance doctor. तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी जो है जोसेफ एंड पियर वो राइट आंसर बन जाता है. चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे. At the stables, Pierre would boast of Joseph's skill. Option A. I never touched the reins. Option B. Why a blind man could do my job with Joseph pulling the wagon. Option C. He does everything else for you. Option D. Both A and B. तो ये जो फोर्थ नंबर है उसका हमारा आंसर बन जाता है बोथ ए एंड बी. ऑप्शन ए है आई नेवर टच द रेन्स और ऑप्शन बी हमारा है वाई अ ब्लाइंड मैन कुड डू माई जॉब विद जोसेफ पुलिंग द वेगन. तो हमारा जो ऑप्शन डी है वो राइट बन जाता है. चलिए आगे मूव ऑन करते हैं. अब अभी फिफ्थ नंबर में हमें दिया गया है पियर्स माउस टच इज कंपेयर्ड विद दैट ऑफ डैश. ऑप्शन ए टाइगर, ऑप्शन बी कैट, ऑप्शन सी डॉल्फिन, ऑप्शन डी वॉलरस. ओके, फिफ्थ नंबर का हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन डी वॉलरस. देखिए आपने अगर चैप्टर ध्यान से रीड किया गया हो तो वॉलरस माउस टच नाम का एक वर्ड यूज किया गया है. तो पियर की जो माउस टच थी उसको वॉलरस के साथ कंपेयर किया गया है. चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं. जैक्स वॉज ब्लैंक. ऑप्शन ए अ डिलीवरी बॉय, ऑप्शन बी अ वेगन ड्राइवर, ऑप्शन सी अ फोरमैन ऑफ द स्टेबल्स, ऑप्शन डी मैनेजर ऑफ द मिल्क कंपनी. तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर बन जाता है. जैक्स फोरमैन था वो स्टेबल्स का, तो ऑप्शन सी अ फोरमैन ऑफ द स्टेबल्स हमारा करेक्ट आंसर बन जाता है. चलिए अब मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे. वन मॉर्निंग पियर गॉट अ ड्रेडफुल न्यूज. ऑप्शन ए दैट जैक्स लेफ्ट जॉब, ऑप्शन बी दैट ही वॉज रिटायर्ड फ्रॉम हिज जॉब, ऑप्शन सी दैट हिज बिलोव्ड हॉर्स जोसेफ डाइड, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बन जाता है ऑप्शन सी. वो जो हमारा पियर था वो बहुत ही ज़्यादा दुखी था क्योंकि उसका जो घोड़ा था वो उसकी मृत्यु हो गई थी. तो यानी कि जो हमारा ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर बन जाता है दैट इज बिलोव्ड हॉर्स जोसेफ डाइड. यहाँ पे हमें क्वेश्चन 8 दिया गया है वो भी एक बार देख लेते हैं. द एम्बुलेंस डॉक्टर डिक्लेयर दैट. ऑप्शन ए पियर वुड नॉट बी एबल टू वर्क एनी मोर, ऑप्शन बी पियर हैड कैटरैक्ट्स, ऑप्शन सी पियर हैड बीन ब्लाइंड फॉर 5 years, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी. तो यहाँ पे हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी. जो हमारे डॉक्टर थे उन्होंने वो भी डिक्लेयर किया था कि पियर को कैटरैक्ट्स है और उन्होंने वो चीज़ भी साथ ही साथ डिक्लेयर की थी कि उनको वो जो पियर है हमारे वो 5 सालों से ब्लाइंड है. तो यानी कि हमारा ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी करेक्ट ऑप्शन बन जाता है. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन 9 में दिया गया है हाउ मच टाइम डिड जोसेफ अलाउ पियर टू गेट डाउन एंड डिलीवर द मिल्क. ऑप्शन ए 10 seconds, ऑप्शन बी 10 minutes, ऑप्शन सी 30 seconds, ऑप्शन डी 30 minutes. तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी जो है 30 seconds वो करेक्ट ऑप्शन बन जाता है. चलिए क्वेश्चन 10 देख लेते हैं. पियर वॉज सफरिंग फ्रॉम ब्लैंक. ऑप्शन ए न्यूमोनिया, ऑप्शन बी गाउट, ऑप्शन सी ब्लाइंडनेस और ऑप्शन सी डीफनेस. ओके, तो यहाँ पे हमारा आंसर बन ऑप्शन बी. ओके, ऑप्शन बी हमें दिया गया है गाउट. तो ये जो हमारे पियर थे वो सफ़र कर रहे थे गाउट में. ओके, चलिए अब क्वेश्चन 11 देख लेते हैं. जैक्स proposed to the manager of the milk company that option A he should be given promotion, option B his salary should be increased, option C Pierre should be retired and given a small pension, option D Pierre should be dismissed from the company. तो यहाँ पे जो हमारा 11 नंबर है 11 नंबर का जो आंसर है वो बन जाता है हमारा ऑप्शन सी. ओके, 11 नंबर का ऑप्शन सी जो है वो हमारा आंसर बन जाता है पियर शुड बी रिटायर्ड एंड गिवन अ स्मॉल पेंशन. चलिए अब 12 नंबर देख लेते हैं. पियर रिफ्यूज्ड टू रिटायर बिकॉज ऑप्शन ए ही कुड नॉट बेयर टू लिव विदाउट जोसेफ, ऑप्शन बी ही होप्ड टू गेट प्रमोशन, ऑप्शन सी हिज जॉब वॉज हिज ओनली इनकम सोर्स, ऑप्शन डी ही वॉज अ ग्रीडी मैन. ओके, तो यहाँ पे हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन ए ही कुड नॉट बेयर टू लिव विदाउट जोसेफ. वो अपने घोड़े जोसेफ के बिना नहीं रह पा रहा था इसलिए वो अपनी जॉब से रिटायर करना नहीं चाहता था. चलिए अब 13 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं.
जोसेफ वॉज 75 वाइल पियर वॉज। ओके, तो यहाँ पे एज का मामला है, तो चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है 85, ऑप्शन बी दिया गया है 75, ऑप्शन सी दिया गया है 65, ऑप्शन डी दिया गया है हमें 78। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर बन जाता है। 75 हमारा आंसर बन जाता है। यहाँ पे लिटिल प्रिंटिंग मिस्टेक है, 75 नहीं, यहाँ पे 25 आना चाहिए। जोसेफ जब 25 का था तब पियर जो था उसका जो मालिक था वो 75 ईयर्स का था। चलिए अब मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। व्हाट डिड जैक्स सी इन पियर्स आइज? ओके, ऑप्शन ए अ डेड लाइफलेस लुक, ऑप्शन बी अ ब्राइट चीयरफुल लुक, ऑप्शन सी tears full of grief एंड ऑप्शन डी कैटरैक्ट्स। ओके, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए और डेड लाइफलेस लुक आंसर बन जाता है। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। हाउ डिड द ट्रक ड्राइवर ट्राई टू सेव पियर? ऑप्शन ए ही शाउटेड, ऑप्शन बी ही गेव अ वार्निंग येल, ऑप्शन सी ही ब्रेक्ड द ट्रक स्ट्रांगली, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। तो यहाँ पे हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। ओके, ही गेव हिम अ वार्निंग येल एज वेल एज ही ब्रेक्ड द ट्रक स्ट्रांगली। ओके, चलिए अब थोड़ा सा आगे मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे हमारा स्टार्ट हो जाता है जो चैप्टर 3 है, फ्रेंडशिप एंड ड्यूटी, यूनिट नंबर 3 वो। ओके व्यूवर्स, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज हमने लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2 के MCQs सॉल्व कर दिए हैं। तो अब इसके पार्ट 2 में हम रिमेनिंग चैप्टर्स के जो MCQs है वो सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय।